डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं ट्रांसलेशन की कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन किस प्रकार करनी चाहिए। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना मतलब कि अनुवाद करना सीखना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम बातें करेंगे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन कि ट्रांसलेशन के जो कुछ नियम हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन करना ज़रूरी है हमारे लिए, बट उससे पहले हमें ट्रांसलेशन के बारे में कुछ बातों को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो इससे हमें ट्रांसलेशन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो ये जो रूल्स हैं इनको जान लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले टेंस की पहचान करें कि स्टोरी प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किस टेंस में है। मतलब कि सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए, जब हम किसी स्टोरी को पढ़ते हैं, किसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं जो कि हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले उसमें ये जानें कि ये जो पैराग्राफ है, ये जो स्टोरी है, ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। अगर हम इतना पहचान लेते हैं तो उससे हमें स्टोरी बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अगर स्टोरी पास्ट में होगी तो उसमें केवल हमें पास्ट के ही टेंस का प्रयोग करना चाहिए। अगर स्टोरी प्रेजेंट में है तो केवल प्रेजेंट के टेंस का प्रयोग करना चाहिए। और मोस्टली ये भी याद रखें कि ज़्यादातर जो स्टोरीज होती हैं वो पास्ट में ही होती हैं, तो इसीलिए आपको पास्ट पे भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। काफ़ी हद तक कभी कभी कुछ स्टोरी ऐसी भी होती हैं कि उनमें प्रेजेंट या फ्यूचर का भी प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ आपको प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के लिए भी रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट, फिर ये देखें कि स्टोरी में किस व्यक्ति या वस्तु की बात की जा रही है। उसके बाद फिर हमें ये देखना चाहिए कि ये जो पूरी स्टोरी है, ये जो पूरा पैराग्राफ है, आखिर इसमें बात किसकी की जा रही है, वो व्यक्ति कौन है, वो वस्तु कौन है, कि किसी राजा की बात की जा रही है, किसी चोर की बात की जा रही है, जानवर की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट, जो काम करने वाला व्यक्ति होगा उसी सब्जेक्ट कर्ता का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में करना होगा। कि स्टोरी में कोई व्यक्ति ऐसा होता है या कोई जानवर या कोई पक्षी या फिर कोई ऐसी चीज होती है जिसके बारे में हम बातें करते हैं, और वो जो व्यक्ति होता है वही काम करने वाला होता है, वही मेन व्यक्ति होता है, उसी के ऊपर पूरी स्टोरी आधारित होती है। तो जो व्यक्ति ऐसा होता है, जो वस्तु ऐसी होती है जिसके बारे में बातें की जाती है वहां पर, तो वो जो व्यक्ति है, वो जो वस्तु है या जानवर है, वही उस स्टोरी का कर्ता होता है, उस सेंटेंस का कर्ता होगा वहां पर। और सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है या जानवर जिसके बारे में बात की जा रही है, उसी को सबसे पहले हमें लिखना चाहिए सेंटेंस में। क्योंकि एक बार अगर आपने सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचान लिया, कर्ता को पहचान लिया कि आखिर इसमें काम करने वाला कौन है। जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी है कि एक बार एक राजा किसी जंगल में गया, तो यहां जंगल में जाने का जो काम है वो किसने किया, राजा ने किया। तो यहां राजा जो होगा वो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में, तो इसीलिए राजा को सेंटेंस में सबसे पहले ही लिखना चाहिए। अगर ऐसे हम किसी जानवर के बारे में बात करें कि दो शेर थे और एक उनमें बूढ़ा था और एक जवान था, तो यहां शेरों की बात की जा रही है और शेर ही क्या होंगे, यहां पर सब्जेक्ट का काम करेंगे। तो यहां काम करने वाला जो व्यक्ति है, जो जानवर है, उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर वो काम क्या कर रहा है। जो काम करेगा वही सब्जेक्ट कहलाएगा सेंटेंस का। तो स्टोरी में सेंटेंस का सब्जेक्ट पहचानना भी बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, फिर वर्ब को ढूंढें जो वाक्य के अंत में मिलेगी। वर्ब की सही फॉर्म का प्रयोग टेंस के अनुसार करें। जब आप स्टोरी में ट्रांसलेशन करते वक्त सब्जेक्ट का पता लगा लेते हैं कि इसमें जो स्टोरी है वो इस व्यक्ति के बारे में है, ये व्यक्ति ये काम कर रहा है और इस व्यक्ति के साथ है, इस चीज के ऊपर इसने ये काम किया, तो उस व्यक्ति का जो काम है आखिर उसने काम कौन सा किया। जैसे कि राजा जंगल में गया, तो राजा ने कौन सा काम किया, राजा जो व्यक्ति है वो तो हो गया सब्जेक्ट, लेकिन राजा ने कोई काम तो क्या होगा, तो उसने काम किया जंगल में गया। तो जंगल यहाँ काम नहीं है उसका, जाना जो है, जो गया, जाने की सेकंड फॉर्म जो होती है गया, जंगल में गया। सो गया जो है ये एक वर्ब होगी। अगर आप वर्ब को पहचान लेते हैं तो फिर आपको उसकी सही फॉर्म को भी ध्यान रखना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए। क्योंकि वर्ब पहचानने से क्या होता है, आप ये श्योर हो जाते हैं कि सब्जेक्ट हमने यूज कर लिया और उसके बाद उससे हमें ये पता चल गया इसमें काम कौन सा बताया गया, फिर आगे की स्टोरी आप बनाने में मतलब आसानी से आप उसको बना सकते हैं। अगर आ ई ए या ई ये
ता था, ती थी, ते थे। अगर इस प्रकार के हिंदी में जो सेंटेंस होता है, अगर सेंटेंस के वाक्य के एंड में या अंत में अगर आपको ये शब्द लिखे मिलते हैं तो समझ जाइए वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। अगर मना करना है इन सब शब्दों के बारे में तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। अगर उन सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते है इस प्रकार के शब्द दिए हुए हैं तो समझ जाइए फिर वहां पर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर एक व्यक्ति की बात करते हैं तो वर्ब में एस और एस का प्रयोग करना चाहिए। देखिए टेंस का प्रयोग आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो फिर आपको जरूर प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट, गागी गे अगर आपको सेंटेंस में मिलते हैं तो समझ जाइए विल और शैल का प्रयोग जरूर करना होगा आपको वहां पर। जब जैसे हमने बोला कि राजा जंगल में गया, राजा जंगल में गया, तो यहां पर हमने देखा गया, तो गया ये एक वर्ब है, तो इसका मतलब है जाने के लिए हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। द किंग वेंट टू द फॉरेस्ट, इस प्रकार हमें बोलना होगा। नेक्स्ट, अगर वाक्य बड़ा है तो उसमें किसी न किसी कंजंक्शन का प्रयोग जरूर होगा। कोई भी स्टोरी होती है वो बिना कंजंक्शन के तो खैर बनती ही नहीं है, तो कंजंक्शन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और कंजंक्शन का काम क्या होता है? दो सेंटेंसेस को, दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का। तो स्टोरी में बहुत सारे वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कंजंक्शंस का प्रयोग होता है, तो ये कंजंक्शन भी हमें याद होने चाहिए, इनका प्रयोग भी हमें अच्छे से करना आना चाहिए। जैसे कि एंड मीन्स और, बट लेकिन, व्हेन मीन्स जब, इफ मीन्स अगर, सो मीन्स इसलिए, बिकॉज मीन्स क्यों। कंजंक्शंस के एग्जांपल्स हैं, तो ऐसे जो कंजंक्शंस हैं वो आपको जरूर प्रयोग करने आने चाहिए। जैसे कि जब राजा जंगल में गया तो उसने शेर को देखा, या तब उसने शेर को देखा, तो जब तब, तो वहां पर व्हेन का प्रयोग करके आपको स्टोरी बनानी होगी। नेक्स्ट, अगर कभी आपको किसी शब्द की इंग्लिश ना पता हो तो आप उस शब्द को इंग्लिश में ज्यों का त्यों ही लिख दें। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमें किसी वर्ड की हिंदी तो पता है बट उसकी इंग्लिश नहीं पता होती है। अब इंग्लिश नहीं पता है तो एक प्रॉब्लम बन जाती है कि आखिर हम उसके लिए अब क्या करें, क्या सोल्यूशन निकालें उसका। अगर हम हिंदी लिखते हैं तो फिर हमारी स्टोरी आगे नहीं बनेगी, तो उसका एक समाधान ये है कि जो वर्ड हिंदी में लिखा हुआ है उसी को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए वनवास, एग्जाम्पल के लिए हमने वनवास यहाँ पर लिख रखा है शब्द वनवास। अब वनवास की आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख देंगे वनवास, VANVAS। तो मतलब ये जो हिंदी इंग्लिश जो होती है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखें कि अब हर शब्द के लिए ही ऐसा ना करें। 1, 2 या स्टोरी में 1-2 शब्द या 3-4 शब्द अगर कहीं कहीं पर हो दूर दूर तो वहां पर ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हर बार ही मतलब कि पूरे सेंटेंस में अगर आपने ऐसे लिख दिया तो वो स्टोरी फिर गलत हो जाएगी, वो ट्रांसलेशन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसलेशन करते वक्त सेंटेंस का सही सेंस मतलब कि भाव या अर्थ लगाना चाहिए। कि जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बदलते हैं, तो हमें उसका सही सेंस भी लगाना चाहिए, ना कि केवल शब्दों को देखकर ट्रांसलेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि शब्द हिंदी में कुछ लिखा हुआ है और वैसे ही जैसे शब्द लिखे हुए हैं वैसे ही हमने उसकी इंग्लिश बना दी, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे सेंस गलत हो सकता है। जैसे कि वह झूठा है, हमें पता है व्यक्ति की बात करें वह झूठा है, ही इज अ लायर, क्योंकि हमें पता है व्यक्ति के लिए हम लायर बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम बोलते हैं चाय झूठी है, अब हम क्या करेंगे, हमने हिंदी को देखा और इसको ट्रांसलेट कर दिया टी इज अ लायर, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमें हिंदी को देखकर ट्रांसलेट नहीं करना है, उसके सेंस को लगा करके ट्रांसलेशन करनी चाहिए। तो हम कैसे बोलेंगे यहाँ पर, अब चाय के लिए क्या बोलेंगे कि चाय झूठी है, तो झूठी के लिए हम बोल सकते हैं डिफाइल, या फिर हम कह सकते हैं टेस्टेड, द टी हैज बीन टेस्टेड, या फिर टी इज टेस्टेड, या फिर टी इज डिफाइल्ड या डिफाइल्ड, आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। या टी इज इम्प्योर, बहुत सारे शब्द होते हैं एक ही बात को बोलने के लिए। लेकिन टी इज अ लायर ये बोलना बिल्कुल गलत होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रांसलेशन करें उस वाक्य का अर्थ बिल्कुल सही सेंस में हो, ना कि गलत सेंस में। जैसे किसी ने कहा मेरा दिल बाग बाग हो गया,
मेरा दिल बाग बाग हो गया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि माई हार्ट और बाग बाग के लिए आपने बोल दिया बिकेम गार्डन, गार्डन तो जैसे हिंदी में लिखा हुआ था वैसे आपने ट्रांसलेट कर दिया, उसको चेंज कर दिया, तो ये तो गलत ट्रांसलेशन होगी, क्योंकि ये तो सेंस बना ही नहीं यहां पर। तो इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति ये कहना चाहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश था या फिर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया, आई बिकेम ओवरजॉयड या आई बिकेम वेरी हैप्पी, ऐसे आपको सेंस लगाना चाहिए। नेक्स्ट, याद रखें कि एक वाक्य को ट्रांसलेट करने के कई तरीके होते हैं। यह बात आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए कि एक बात को केवल एक प्रकार से ट्रांसलेशन नहीं कर सकते उसका, बल्कि और भी अन्य तरीके होते हैं, और इसीलिए ट्रांसलेशन प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। और हो सकता है कि मेरे हिसाब से किसी वाक्य को मैं अलग प्रकार से ट्रांसलेट करूं, आप किसी अन्य प्रकार से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट इसका अर्थ ये नहीं कि मैं गलत हूं या आप गलत हैं। हम सही हैं, लेकिन सही कब होंगे हम सभी? जब हम उसका सही सेंस लेते हैं और उसका फिर चाहे हम अलग अलग प्रकार से ट्रांसलेशन करते हैं तो वो बिल्कुल सही माना जाएगा, सही कहलाएगा। लेकिन अगर उसका सेंस अलग है, चाहे फिर वो मैं करता हूं या फिर आप करते हैं और सेंस हम सही नहीं लगा के ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो फिर वो गलत है। तो उम्मीद करता हूं ये सभी बातें ट्रांसलेशन के बारे में आपको अच्छे समझ में आई होंगी और इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम बातें करेंगे एक स्टोरी के बारे में और उसको फिर हम ट्रांसलेट भी करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कभी भी, और ना ही आप कभी वीडियो को एंड तक देखते हैं। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर कीजिए और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।